हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल एग्रीकल्चर के बारे में देखने वाले हैं। यह एक कंप्लीट वीडियो होगा और इसमें करीब हो सकता है कि 1 घंटा 25 मिनट के करीब में समय लग सकता है। तो यह कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर देते हैं। कृषि के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। 40 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ? बंदरों और वानरों का विकास हुआ। 1.5 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ? पहले वास्तविक मनुष्य होमो इरेक्टस का इंडोनेशिया और अफ्रीका में उद्भव हुआ। 1 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस पुरानी दुनिया की उष्णकटिबंधीय के माध्यम से फैल गए और 0.8 मिलियन होमो इरेक्टस की आबादी समशीतोष्ण क्षेत्र में फैल गई। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है और 0.5 मिलियन होमो इरेक्टस पेकिनेसिस ने आग का उपयोग और नियंत्रण सीखा। 0.4 मिलियन पहले पेड़ की शाखाओं से मानव निर्मित आश्रय बनाया गया। 32,000 इसमें क्रो मैग्नॉन मानव होमोसेपियंस का यूरोप में उदय हुआ। 10,000 ईसा पूर्व ईरान और इज़राइल में शिकार के लिए कुत्ते का पालन शुरू हुआ। 8700 ईसा पूर्व भेड़ पालन शुरू हुआ और 7700 ईसा पूर्व बकरी पालन शुरू हुआ। 7500 ईसा पूर्व फसलों की खेती आरंभ हुई, जिसमें गेहूं और जौ का सर्वप्रथम स्थान था। और सर्वप्रथम मतलब शुरू हुआ। और 6000 ईसा पूर्व में मवेशियों, जिसमें गाय एवं सूअर का पालन जो था शुरू हुआ। 4400 ईसा पूर्व मक्का की खेती शुरू हुई। 4000 ईसा पूर्व चावल की खेती शुरू हुई। 3500 ईसा पूर्व आलू की खेती शुरू हुई। 3400 ईसा पूर्व पहिए का आविष्कार किया गया। 3000 ईसा पूर्व उपकरण बनाने के लिए कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज का उपयोग किया गया। और 2900 ईसा पूर्व हल का आविष्कार एवं सिंचित खेती की शुरू की गई। और 2700 ईसा पूर्व चीन में रेशम कीट पालन शुरू हुआ। 2300 ईसा पूर्व चना, नाशपाती, सरसों एवं कपास की खेती शुरू हुई। 2200 ईसा पूर्व मुर्गी, भैंस एवं हाथी पालन शुरू हुआ। और 1800 ईसा पूर्व रागी यानी कि फिंगर मिलेट की खेती शुरू हुई। और 1725 ईसा पूर्व ज्वार की खेती, सोरगम की खेती। और 1500 ईसा पूर्व गन्ना की खेती एवं कुओं के माध्यम से सिंचाई शुरू की गई। 1000 से 600 ईसा पूर्व लोहे के युग शुरू हुआ और लोहे की हल की शेर एवं कुल्हाड़ी का आविष्कार। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में फसलों की खेती शुरू हुई। और 543 से 491 ईसा पूर्व पाली भाषा में कुल्लवागा, महावागा और बुद्धवादी साहित्य में खेती। दो कार्यों का संदर्भ। और 760 से 800 एडी में क्या हुआ कि आरघाट भारत में फारसी पहिए का प्रयोग हुआ। और 900 से 1000 एडी एनीकट एवं टंकियों का निर्माण। कृषि पराशर और वृक्षायुर्वेद, कृषि और वनस्पति पर मैनुअल लिखा। और कृषि पर एक पाठ्य पुस्तक कृषि सूक्ति कश्यप द्वारा तैयार की गई थी। 15वीं शताब्दी में संतरा
खट्टा नारंगी, जंगली बैगन, अनार की खेती आरंभ हुई। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा भारत में कई फसलों का परिचय हुआ, जैसे आलू, शकरकंद, एरोरूट, कासवा, टमाटर, मिर्च, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, सीताफल, मूंगफली, काजू, तंबाकू, अमेरिकी कपास, रबड़ आदि। 1550वीं ईडी में पुर्तगालियों द्वारा बागवानी में ग्राफ्टिंग तकनीक की शुरुआत की गई और 1795 ईडी में फ्लोरा इंडिया प्रकाशित हुआ और लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर ने घोड़ों के प्रजनन के लिए पूछा। उस समय बिहार में अध्ययन फार्म शुरुआत किया गया। 1820 ईडी में जी.एल. ब्लेन ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। 1824 ईडी में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रकाशित हुआ। 1845 ईडी में आयरिश अकाल पड़ा, जो किसकी वजह से हुआ था? आलू के पछेती झुलसा रोग, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान है। और 1865 ईडी में बंगाल और उड़ीसा में अकाल पड़ा, 15 लाख लोग मारे गए। 1868-69 ईडी में गंभीर अकाल की घटना हुई। अब आधुनिक कृषि का इतिहास। 1871 में राजस्व, कृषि और वाणिज्य का संयुक्त विभाग DRAC स्थापित किया गया। 1874 में बिहार में भयंकर अकाल की घटना हुई। 1875 में भारतीय मौसम विभाग IMD मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। बाद में शिमला, पुणे एवं वर्तमान में नई दिल्ली शिफ्ट किया गया। और 1876 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा। और 1877 में पंजाब मध्य प्रांत में अकाल, 10 लाख लोग मारे गए। 1880 में अकाल आयोग फेमाइन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1882 में लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर पशु चिकित्सक महाविद्यालय स्थापित किया गया। 1899 से 1900 में गंभीर छपनिया अकाल पड़ा। विक्रम संवत 1956 होने के कारण छपनिया काल नाम पड़ा। 1906 में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना की गई। और 1901 से 1905 में देश में पहली बार पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर में 5 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। 1901 में प्रथम कृषि आयोग का गठन हुआ। 1901 में देश में प्रथम कीट वैज्ञानिक या एंटोमोलॉजिस्ट नियोनेल डी निस्वेली को नियुक्त किया। 1903 में डैनियल हैमिल्टन द्वारा आदर्श ग्राम यानी कि ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना शुरू की गई। 1905 में पूसा, बिहार में इंपीरियल, जो कि अब भारतीय हो गया है, कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना की गई। लेकिन 1934 में गंभीर भूकंप एवं बाढ़ आने के कारण इसे 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। और 1919 में संवैधानिक सुधारों ने कृषि को राज्य का विषय बनाया गया। 1920 में FL ब्रेन द्वारा गुड़गांव परियोजना शुरू किया गया। 1921 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट RN टैगोर द्वारा शुरू किया गया। और 1921 में स्पेंसर हैच द्वारा मार्थेडियम प्रोजेक्ट शुरू किया गया, मार्थेडम प्रोजेक्ट। और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1921 में भारत में पहली फसल कमेटी भारतीय केंद्रीय कपास समिति ICCC का गठन हुआ। और 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कृषि पर रॉयल आयोग RCA की नियुक्ति हुई। 1928 में रॉयल आयोग RCA ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
1929 में इम्पीरियल, जो कि अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR की नई दिल्ली में स्थापना हुई। 1931 में भारतीय केंद्रीय लाख समिति ICLC का गठन हुआ। 1936 में भारतीय केंद्रीय जूट समिति की और 1940 में मासिक पत्रिका इंडियन फार्मिंग की शुरुआत इम्पीरियल, जो कि भारतीय काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR नई दिल्ली द्वारा की गई। 1942 में खाद्य विभाग बनाया गया। 1942 में अधिक खाद्य उपजाऊ अभियान 1947 में फिर से शुरू हुआ। 1943 में ग्रेट बंगाल अकाल की घटना धान की फसल में हेलिमेंथस स्पोरियम ओराइजी फफूंद द्वारा पत्ती धब्बा रोग के कारण हुआ था। 1944 में भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी का गठन हुआ। 1945 में भारतीय केंद्रीय नारियल समिति का गठन हुआ और 1945 में भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति का गठन हुआ। 1945 में भारतीय ग्रामीण सेवाएं इंडियन विलेज सर्विसेज स्थापित AT मोसेर और BN गुप्ता के द्वारा किया गया। और 1946 में पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया। 1946 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थापित किया गया। अब इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि NRRI के नाम से जाना जाता है। 1947 में मद्रास राज्य का फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम T प्रकाशन और D थारूगढ़ द्वारा शुरू किया गया। 1947 में भारतीय केंद्रीय ऑयल सीड कमेटी की स्थापना की गई। 1948 में विश्व में शुल्क और व्यापार पर समझौता GATT बना। 1948 में अल्बर्ट मेयर द्वारा जिला स्तर पर इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की शुरुआत किया गया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES प्रारंभ हुआ। 1956 में कपास, तेल बीज, बाजरा पर गहन क्षेत्रीय अनुसंधान करने के लिए परियोजना और 1957 में अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना शुरू हुआ और 1958 में IARI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा UGC अधिनियम 1956 के तहत मान्यता दी गई और 1958 में मसाले और काजू कमेटी का गठन हुआ। 1958 में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का गठन हुआ और 1962 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना, जिसका उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1962 को JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पंतनगर में स्थापना हुआ और USA के लैंड ग्रांट सिस्टम के तर्ज पर हुआ। 1960-61 में जोता है गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP शुरू हुआ। यह कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना हुई। 1964 में गहन मवेशी विकास परियोजना ICDP शुरू हुआ। 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम NDP शुरू हुआ। 1965 में श्री SK डे द्वारा नीलखेड़ी परियोजना मजदूर मंजिल और 1965 में डॉक्टर BP पाल ICR के पहले महानिदेशक DG बने थे और 1966 में उच्च उपज वाली किस्में कार्यक्रम शुरू हुआ। 1966 में भारत सरकार द्वारा विस्तार निर्देशालय की स्थापना हुई। 1966-67 में हरित क्रांति वर्ष के रूप में मनाया गया। 1967-68 में किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र
और 1969 में देश में दूसरा सिंचाई आयोग बना। 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग बना। 1971 में लघु किसान विकास एजेंसी बना। और उसके बाद फिर 1973 में कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। 1973 में आईसीआर द्वारा कृषि अनुसंधान सेवाएं शुरू हुई। 1973 में जी गाडेरकर की रिपोर्ट के आधार पर कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना हुई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। और 1973 में मिनीकट परीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1973-74 में सूखा संभव क्षेत्र डीपीएपी शुरू हुआ। 1974 में प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली डैनियल बेनोर और इज़राइल के बैक्स्टर द्वारा तैयार की गई। यह सबसे पहले राजस्थान के नहरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के चंबल नहर क्षेत्र में शुरू हुआ। 1974 में कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण और 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP और 1974 में मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। और TNAU कोयम्बटूर के अधीन पांडिचेरी में देश का पहला KVK की स्थापना हुई। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। 1976 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ। 1976 में अंत्योदय योजना शुरू हुआ। 1976 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में शुरू हुआ। और उसके बाद फिर 1976 में जो है अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का प्रस्ताव रखा। 1977-78 में डिजिटल डेवलपमेंट DDP शुरू हुआ। और 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP और वित्तीय वर्ष 1978 में शुरू हुआ और 1980 तक पूरे देश में विस्तारित हुआ। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जाना गया। 1979 में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के लिए ट्राइसिम और 1979 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP और 1979 में ICR के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर लैब टू लैंड प्रोग्राम LLP शुरू हुआ। और उसके बाद 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP शुरू हुआ। 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास शुरू किया गया। और 1982 में पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट शुरू हुआ। 1982 में 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। और उसके बाद 1983 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना शुरू हुआ। और 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 1985 में फसल बीमा योजना जो बाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से एवं वर्ष 2016 में इसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया गया। 1986 में तिलहन और प्रौद्योगिकी मिशन TMO और 1986 में रेनफेड क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम। 1986 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना और 1988 में विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम और 1989 में केंद्रीय फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना ICR द्वारा PAU लुधियाना में किया गया। और 1989 में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम। 1994 में महिला समृद्धि योजना और 1995 में इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP और 1996 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी योजना और 1998 में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी योजना। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और 1999 में राष्ट्रीय ग्राम
स्वरोजगार योजना, इसमें 6 योजनाओं IRDP, राइसेम, DWA-CRA, SITRA और MWS का विलय हुआ। 1999 से 2000 में इंदिरा आवास योजना और रबी 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना और दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और अप्रैल 2004 में तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की फसलों की एक एकीकृत परियोजना स्कीम 2004 से शुरू हुई और 2004 में जो था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और 2004 में दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर NAFC का उद्घाटन और 2004 में राष्ट्रीय कृषि किसान आयोग का गठन। 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के प्रथम अध्यक्ष बने। मई 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM शुरू हुआ और 2005 से 2006 में जो है भारत निर्माण, सिंचाई, सड़कों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आवास, इंदिरा आवास योजना और जल आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बनाने और बढ़ाने के लिए एक भारतीय व्यापार योजना। 1906-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू हुआ और 2006 में ICR ने जो है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना NAIP की शुरुआत की और 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा शुरू हुआ और 2006 में राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA और 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू हुआ और 2007 में राष्ट्रीय किसान विकास योजना RKVY शुरू हुआ और अप्रैल 2014 में NHM का मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH में विलय हुआ। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कृषि पर रॉयल कमीशन की स्थापना की गई, जिससे ने पूरे भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने, समन्वयन करने के लिए इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR की स्थापना की सिफारिश की और 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1929 में ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। 1965 में ICR के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर VP पाल बने थे। उन्होंने अखिल भारतीय समन्वयन अनुसंधान परियोजना AICRPS की शुरुआत किया। 1966 में ICR को कृषि समीक्षा टीम की सिफारिश पर पूरी तरह से स्वायत्त संगठन बनाया गया। 1972 में गजेंद्र गाटकर समिति का गठन ICR और उनके संस्थानों की भर्ती और व्यक्तिगत नीतियों की समीक्षा के लिए किया गया था और जिसने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1973 में कृषि अनुसंधान सेवाएं ARS शुरू की गई। 1973 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन बनाए गए थे। 1973 में कृषि वैज्ञानिकों भारतीय बोर्ड ASRB की स्थापना 1 नवंबर 1973 को गजेंद्र गाटकर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जुटा है एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में की गई थी। ICR के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं और वर्तमान में जुटा है नरेंद्र सिंह तोमर ICR के अध्यक्ष हैं, जबकि वर्तमान में ICR के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा नहीं है, इस समय चेंज हो गए हैं, हिमांशु करके हैं। और ICR के महानिदेशक DARC जो था कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं, जो 1973 में स्थापित किए गया था। और ICR के प्रथम अध्यक्ष जो था खान बहादुर शाह
मोहम्मद हबीबुल्ला थे। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, तो 1905 में जो था लॉर्ड कर्जन ही थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया था। और वायसराय के तहत बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम USA के एक अमेरिकी समाजसेवक मी हेनरी फिलिप्स द्वारा 9 लाख रुपए की सहायता राशि दान की गई थी, जिसने मुख्य भवन में फिलिप्स प्रयोगशाला का निर्माण किया गया जिससे। और 1911 में IARI को इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में नामित किया गया। और 1934 में बिहार के पूसा में भयंकर भूकंप और बाढ़ से इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। और 1936 में IARI नई दिल्ली के पूसा रोड पर स्थानांतरित हो गया। और 1936 में B विश्वनाथ IARI के पहले भारतीय निर्देशक बने। और 1947 में IARI द्वारा का नाम जो था इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान से बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। 1958 में IARI को UGC अधिनियम 1956 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान एवं PG स्कूल की स्थापना की गई। अब कृषि से संबंधित घोषित महत्वपूर्ण वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2007 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2009 को अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2017 को अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन पर्यटन विकास वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2018 में किसी भी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित नहीं किया गया। 2019 अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय कुटीर मछली पालन एवं एक्वाकल्चर वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अब कृषि संबंधी जो था महत्वपूर्ण दिन 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICR स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है ICR द्वारा। और 4 दिसंबर को कृषि में महिला का योगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2015 से। और फिर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जो है जन्मदिन के अवसर पर। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के पितामह यानी कि जनक, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? तो पिट्रो डी किर्सन को कहा जाता है। फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? VV डोकुचेव को कहा जाता है। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर KL चड्ढा को कहा जाता है। फादर ऑफ टिलेज को किसे कहा जाता है? जोथ्रे टूल्स को कहा जाता है। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? तो GB ट्रिपलेट है। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? तो सर अल्बर्ट ओवर्ड है। फादर ऑफ सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? मृदा सूक्ष्म जीविकी के तो SN विनोग्रेड्स्की हैं। और कृषि रासायनिक के पितामह कौन है?
जो जेवी लिविंग है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के कौन है? अल्बर्ट होवर्ड हैं। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के कौन है? एम वाका हैं। और फल एवं सब्जी परिरक्षक के कौन है? निकोलस एपर्ट हैं। पादप उतक संवर्धन के फादर कौन है? जी हैबर लेडट हैं। विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कौन है? तो H.C. बासियन है। और फिर आधुनिक या अमेरिकन सूत्रकृमि विज्ञान के पिता कौन है? N.A. कोब हैं। और भारतीय रोली रोग यानी कि इंडियन रस्ट के पिता कौन हैं? तो डॉक्टर केसी मेहता। और विश्व में संकर धान के पिता कौन है? तो प्रोफेसर लोंग पिंग यान है, चीन के नाम से ही प्रतीत होता है। और फिर भारत में संकर धान के पिता कौन है? E.A. सिद्दीकी हैं। भारत में सब्जी विज्ञान के पिता कौन है? L.H. बैली हैं। भारत में अलंकृत बागवानी के पिता कौन है? M.S. रंधावा हैं। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक के जनक कौन है? गेगार जॉन मेंडल हैं। और पादप व्याधि विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के पिता कौन है? एंटोइन डी वेरी हैं। भारत में पादप व्याधिकी विज्ञान के जनक कौन है? मतलब इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? E.J. बटलर हैं। वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। इनको कार्नवाल लिनियस भी कहा जाता है। और बायोडायनेमिक फार्मिंग के पिता कौन है? रूडोल्फ स्टेनर हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? लुई पाश्चर हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और जोथ्रे टूल्स ने HHH हॉर्स होइंग हस्बेंड्री या बुआई से पूर्व जुताई नामक पुस्तक लिखी थी। और खरपतवार वीड शब्द का जो था जोथ्रे टूल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ICAR के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर ICAR के अध्यक्ष हैं। और ICAR के सर्वोच्च अधिकारी महानिर्देशक यानी कि DG होता है। ICAR के प्रथम DG कौन थे? VP पाल जी थे। और 1965 में बने तथा वर्तमान में महानिर्देशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र हैं। और सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, यह कथन जो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। और राजस्थान में ICAR द्वारा स्थापित संस्था तो CAZRI केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 1962 में। और CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोक 1962 में स्थापित हुआ था। DRMR रेपसीड एवं सरसों अनुसंधान निर्देशालय सेवर भरतपुर 1993। और NRCSS राष्ट्रीय बीजकीय मसाला अनुसंधान केंद्र ताबीजी अजमेर 2000 में। और NRC कैमल जो था केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोधबीर बीकानेर 1984 में। और CIAH केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेरी 1993 में। केंद्र सरकार के राज्य में स्थापित अन्य संस्थान कौन से हैं? तो AFRI है शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर 1985 में इसकी स्थापना हुई। और NIAM राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर 1988 में इसकी स्थापना हुई। अब कृषि विज्ञान से संबंधित शब्दों एवं शाखाओं का उद्भव तो एग्रीकल्चर जो होता है लैटिन भाषा है ये। और एगर जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है खेती करना उससे संबंधित है। और एग्रोनॉमी जो होता है ग्रीक वर्ड है। और यह एग्रो जिसका अर्थ होता है खेत और नॉमस जिसका अर्थ होता है मैनेज करने से है। और हॉर्टिकल्चर जो होता है लैटिन वर्ड है। और हॉर्टस जिसका अर्थ होता है गार्डन, कल्चरा जिसका अर्थ होता है उगाना यानी कि फल सब्जी एवं फूलों के उत्पादन का अध्ययन जो होता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी जो होता है यह लैटिन ग्रीक शब्दों से है। और लैटिन के पोमोस का अर्थ होता है फल और ग्रीक की लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। फलों की खेती का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। और ओलरी कल्चर जो होता है लैटिन भाषा के ओलरिस जिसका अर्थ होता है पोट हार्व और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। और सब्जियों की खेती के अध्ययन करना ओलरी कल्चर कहलाता है। और फ्लोरी कल्चर जो होता है लैटिन भाषा के फ्लावर जिसका अर्थ होता है फूल और कल्चरा जिसका अर्थ होता है खेती, फूलों की खेती का अध्ययन करना फ्लोरी कल्चर कहलाता है। और मृदा विज्ञान जो कि सॉइल साइंस लैटिन भाषा से है। और सोलम जिसका अर्थ होता है फर्श और साइंस जिसका अर्थ होता है विज्ञान और पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना सॉइल साइंस कहलाता है। अब पैडोलॉजी जो होता है ग्रीक वर्ड है
और पैडॉन जिसका अर्थ होता है मृदा, लॉगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना, मृदा की उत्पत्ति, वर्णन और वर्गीकरण एवं जो होता है प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। एडोफोलॉजी जो कि ग्रीक वर्ड है, और एडिफोन जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, पौधों की वृद्धि के संबंध में है, और लॉगस जिसका मृदा का अध्ययन करना होता है और पौधे की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना एडोफोलॉजी कहलाता है। प्रसार विज्ञान लैटिन शब्द है ये, और एक्स जिसका अर्थ होता है आउट और टेंशन जिसका अर्थ होता है स्ट्रेचिंग होता है। और इकोलॉजी जो होता है ग्रीक वर्ड है ये, और यह ओइकोस जिसका अर्थ होता है घर होता है, लॉगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करने से संबंधित है। और मेट्रोलॉजी जो ग्रीक शब्द है, और मेट्रोस में क्या होता है पृथ्वी की सतह के ऊपर, और लॉगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना होता है। अब मानसून जो कि अरबी शब्द है, यह मौसम जिसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन से लिया गया है। और फलियां लेग्यूम वर्ड है, और यह लैटिन भाषा के फली यानी कि पोड वाले पौधे हैं। और पल्स दालें जो कि फ्रेंच शब्द है, यह प्रोटीन वाले खाद्य के योग्य दाने से संबंधित है। अनाज रोमन शब्द है जो कि कैरियस शब्द का मतलब जो है अनाजों की देवी यानी कि गॉड्सनेस ऑफ ग्रेन कहा जाता है। गन्ना शुगर केन यह संस्कृति शब्द के सरकरा शब्द से लिया गया है, और कपास जो था संस्कृत शब्द के कार पासा से लिया गया है। और जलवायु ग्रीक वर्ड है और कालिमा से है। और मूंगफली जो है जिसका साइंटिफिक नेम एरिकिस हाइपोजिया है, और ग्रीक वर्ड है ये एक। और लेग्यूम के पोड फॉर्मेशन बिलो द ग्राउंड, इसका ग्राउंड होता है। और उसके बाद ट्रक गार्डनिंग जो कि फ्रेंच वर्ड है, ट्रोकोर शब्द से बना हुआ है। और एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी जो कि ग्रीक वर्ड के लेग्यूम शब्द से बना हुआ है। और रबी, खरीफ, जायद जो कि अरबी वर्ड है ये। अब कृषि की विभिन्न परिकल्पना या खोज से संबंधित व्यक्ति, तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का, इसकी खोज होता है डॉक्टर एस.के. वंसल ने किया था। गोल्डन राइस का खोज इंगो पोट्रिक्स ने किया था। और सुपर राइस की खोज गुरुदेव सिंह खुश ने किया था। सुपर वीट की खोज होता है एस. नागराजन ने किया था। और करनाल बंट व्याधि की खोज होता है मिंत्रा 1930 में किया था। और उसके बाद मोलिया सूत क्रीम की खोज होता है वासुदेव 1958 में किए थे। और सिट्रस नेमेटोड की खोज सिद्दीकी ने 1961 में किए थे। गोल्डन नेमेटोड की खोज FGW जोन्स ने किया था। संकर मक्का में सिंगल क्रॉस टेक्निक की खोज होता है EM ईस्ट एवं GH साल ने किया है। संकर मक्का में डबल क्रॉस तकनीकी की खोज DF जॉन्स ने किया है। संकर कपास का खोज CT पटेल जी ने किया है। भारत में BT कपास की खोज CD मेई ने किया है। और आलू में सीड प्लांट तकनीक की खोज पुष्कर नाथ जी ने किया है। और आलू के सत्य बीज यानी कि TPS की खोज रामानुजन ने किया है। बूंद बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन जो होता है सिमका ब्लास जी ने किया है। संकर धान की खोज होता है प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यान ने किया है। और रिले क्रॉपिंग SS बैन ने किया है। और फसल कटाई सूचकांक हार्वेस्टिंग इंडेक्स की खोज होता है CM डोनाल्ड ने किया है। और गेहूं में CRI अवस्था की खोज होता है RBL भरद्वाज जी ने किया है। और पोषक तत्वों की गतिशीलता की अवधारणा ब्रे जी ने किया है। किन्नु किस्म विकसित किया किसने किया था HB फ्रॉस्ट ने किया था। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था विलियम S गोड ने दिया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाते हैं एनी बोरलॉन्ग को कहा जाता है। पूरा नाम नॉर्मन E बोरलॉन्ग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन है। और लीफ एरिया इंडेक्स LAI किसने दिया था वाटसन ने दिया था। और नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन किसने दिया था TS वेंकटरमन ने दिया था। शुगर केन विजार्ड किसने दिया था TS वेंकटरमन ने दिया था। और बाजरे में रोपाई RC गौतम जी ने दिया था ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पेयर मिलेट विधि। और उसके बाद फिर है शून्य भू परिष्करण यानी कि जीरो टीलेज किसने दिया था GB ट्रिपलेट ने दिया था। खरपतवार के से संबंधित कौन है तो जोथ्रे टूल से है। अब भारत में कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसमें भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। हालांकि पूरे जियोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इंडिया का। और कुल रिपोर्टिंग एरिया कितना है 306 मिलियन हेक्टेयर है। विश्व क्षेत्रफल का भारत का प्रतिशत कितना है
2.4 है। और भारत 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए। और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में देखा जाए पहले स्थान पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा है। और उसके बाद कुल फसल उगाए जाने वाला क्षेत्रफल 198 मिलियन हेक्टेयर है। और भारत में खेती पर निर्भर जनसंख्या कितनी है? 54.6% है। शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है? 141.4 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 96.5 मिलियन हेक्टेयर है। और भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 68 मिलियन हेक्टेयर है। और देश में कुल कृषि का कुल जीडीपी का योगदान कितना है? 14.4% है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है लोगों को जॉब भी यही प्रोवाइड कराता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता भी है ये। और उसके बाद फिर फसल सघनता कितना है? 138% है। कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33%। और देश में कुल वन का क्षेत्रफल कितना है? 21.67% है। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 1972 में। वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता है 0.15 हेक्टेयर है। और भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भारत का जो होता है 10.4% का हिस्सा राजस्थान के पास ही है। और विश्व में जो होता है कुल वार्षिक वर्षण यानी कि वर्षा कितना होता है? तो देखा जाए तो 1000 मिलीमीटर होता है। और भारत में जो होता है वार्षिक वर्षण कितना होता है? 1190 मिलीमीटर होता है। भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है? गंगा नदी। और विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो देखो सबसे ज़्यादा चीन के पास है, उसके बाद भारत के पास है। और भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का है। और उसके बाद फिर भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब का है, 98% है। और सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल कौन सी है? तो गन्ना है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? तो धान है। बूंद बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र का है। ड्रिप इरिगेशन का उद्भव देखा जाए तो इजराइल है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है पानी की बचत होती है। फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है। देश में कुल खाद्यान्न यानी कि सीरियल और प्लस जो होता है उसके पल्स का देखा जाए तो 316.06 मीट्रिक टन होता है 2021-22 के डाटा के अनुसार, सेकंड एस्टिमेट के अनुसार। और देश में कुल अनाज का उत्पादन 282 मीट्रिक टन 2021-22 के डाटा के अनुसार। और देश में कुल दलहन का उत्पादन जो होता है 26.96 मीट्रिक टन 21-22 के डाटा के अनुसार। देश में कुल तिलहन में 37.15 मीट्रिक टन 21-22 के डाटा के अनुसार है। और देश में कौन सी तिलहन की फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो सोयाबीन 13.12 मीट्रिक टन होता है 2021-22 के अनुसार। देश में कुल धान के उत्पादन जो होता है 127.93 मीट्रिक टन 2021-22 के डाटा के अनुसार। देश में कुल गेहूं का उत्पादन 111.32 मीट्रिक टन 2021-22 के डाटा के अनुसार। और देश में कुल दुग्ध उत्पादन 209.96 मीट्रिक टन 2021-22 के डाटा के अनुसार। और देश में कुल फल उत्पादन 102.76 मीट्रिक टन 2020-21 के डाटा के अनुसार। और देश में कुल सब्जी का उत्पादन 196.26 मीट्रिक टन 2020-21 के डाटा के अनुसार। और देश में कुल उद्यानित उत्पादन जो होता है 329.86 मीट्रिक टन 2020-21 के डाटा के अनुसार। देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य तो मध्य प्रदेश। देश में दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य ये भी मध्य प्रदेश है। और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। देश में मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान
देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। देश में सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम उर्वरक खपत करने वाला राज्य नागालैंड। और भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य पंजाब 266 किग्रा पर हेक्टेयर। और सर्वाधिक पेस्टिसाइड खत्म करने वाला राज्य पंजाब। सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग धान में होता है। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग जो होता है धान में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा निर्मित एवं उपयोग होने वाला शाकनाशी कौन सा? आइसोप्रोटन्यूरॉन है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग है 175 kg NPK पर हेक्टेयर 18-19 के डाटा के अनुसार। और राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग है 51.2 kg पर हेक्टेयर। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में के लिए जो था कौन सी गैस जिम्मेदार थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC कौन सा कीटनाशक बनाने में काम आती है? कार्बोरिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। कृषि क्षेत्र में बैंकों को यह ऋण देता है। और भारत का प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी कोयम्बटूर के अंतर्गत, TNAU कोयम्बटूर के अंतर्गत। और भारत में कुल KVK जो होता है कृषि विज्ञान केंद्र हैं 743 हैं 2020 के डाटा के अनुसार। और राजस्थान में कुल KVK कितने हैं? 44 हैं। राजस्थान में ICR के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र हैं पाली। और भारत में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं 64। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड 1960 में बना था। और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा 22 फसलों पर वर्ष में 2 बार एवं फसल बुआई से पूर्व जो है MSP घोषित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार घोषणा कब करती है? रबी एवं खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व। अनाजों में कौन सी अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? लाइसिन की। और दलहनी फसलों में दानों में कौन सा अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? मिथियोनिन की। पावर टिलर यंत्र किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होता है? धान की खेती हेतु। कंट्री प्लो यंत्र किस फसल की खेती के हेतु उपयुक्त है? धान की खेती हेतु। टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बीजों की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होती? ओजोन परत में। और IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम निर्देशक डॉक्टर B विश्वनाथ हैं। और गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी? CRI स्टेज शीर्ष जड़ फूटान 21 दिन बाद बुआई के। और कौन सा एक ही प्रकार के अनाज को खाने से मनुष्य में पेलाग्रा रोग उत्पन्न हो जाता है? मक्का एवं ज्वार। और झूमिंग खेती कहाँ की होती है? तो पूर्वी भारतीय राज्यों में। टिकाऊ खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। और कृषि वर्ष यानी कि एग्रीकल्चर ईयर होता है 1 जून से 31 मई तक। और उसके बाद वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मिट्टी पलटने वाला हल है मोल्ड हल। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल जीवों की कोशिकाओं में संचित होता है? ग्लाइकोजन। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल पादपों की कोशिकाओं में संचित होता है? स्टार्च। अभी हाल ही में कौन सा प्रमुख कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा है? इंडोसल्फान 2013 में। अब है ICR के संस्थान। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें IARI आता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली। फिर IVRI आता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। NDRI आता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा आता है।
CIFE आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई आता है। AAI आता है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और B केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें कौन सा आता है? CAU आता है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आता है। RLB CAU आता है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश आता है। RPCAU आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार आता है। अब C में कौन सा था? कृषि अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला CARI आता है, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। और दूसरा CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान 1962 में। और CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश आता है। CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र। CIPHET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब आता है। CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद आता है। CRIJAF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर बैरकपुर वेस्ट बंगाल आता है। CRRI या उसको NRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। और CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी मृदा लवण रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। और CHWCRTI, सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड आता है। CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंदरी आंध्र प्रदेश आता है। और IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक सांख्यिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली आता है। और IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी मध्य प्रदेश। IGSI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ उत्तर प्रदेश। IISS, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश। IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश। ILRI, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड। वर्तमान में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम एंड रेजिन हो गया है। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश। SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु। और VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। इसके बाद है पशुपालन विज्ञान एवं मछली पालन के महत्वपूर्ण संस्थान। तो इसमें क्या है? NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद आंध्र प्रदेश 2006 में। CARI, सेंट्रल एवियन यानी कि पंछी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। और CIRA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट मथुरा उत्तर प्रदेश। और CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर टोक राजस्थान। और NIANP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल बेंगलोर कर्नाटक। और राष्ट्रीय ब्यूरो कृषि NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली। और NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र। NBAGAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा। उसके बाद NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश। NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ
एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ उत्तर प्रदेश। NBAIR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज बेंगलोर। नोट, वर्ष 2009 से पहले इसका नाम जो था प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल PDBC था। और इसके बाद कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस 1960 में स्थापित हुआ था। और CIMMYT इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट मैक्सिको 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया LPO सीरिया 1977 में स्थापित हुआ था। ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद भारत 1972 में स्थापित हुआ था। और ILRAD इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेंट नैरोबी केन्या में है, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ICGEB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक ट्रिस्टा इटली और नई दिल्ली भारत में है। और IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रोम इटली 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। और IIMI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डिगाना श्रीलंका में। और AVRDC एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ताइवान में है। और IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया 1968 में स्थापित हुआ था। WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। अन्य संस्थान में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली में। NARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली में है। NBB नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002। और उसके बाद NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई 2003 में। और उसके बाद NCIPM नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली 1998 में स्थापित हुआ था। और NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में है। NASM नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम नई दिल्ली 2004 में स्थापित हुआ था। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संघ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संघ रोम इटली 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था। और उसके बाद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में है। और NPPTI नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। NIOF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग राष्ट्रीय कार्बनिक खेती संस्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। IIFSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मेरठ यूपी में है। अब प्रमुख परियोजना निर्देशालय, तो इसमें PDWR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ फीड रिसर्च करनाल हरियाणा। अब इसका नामकरण भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। और PDMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च पूसा नई दिल्ली में है। अब इसका नाम जो था भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान IIMR कर दिया गया है तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली से लुधियाना पंजाब में स्थानांतरित कर दिया गया है। और उसके बाद PDRR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च
हैदराबाद तेलंगाना। वर्तमान में इसका नाम जो होता है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR कर दिया गया है। और DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसिड एंड मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, मस्टर्ड रिसर्च सेवर भरतपुर राजस्थान में है। और DFR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च नई दिल्ली, अब इसको स्थानांतरित करके पूरे महाराष्ट्र में मुख्यालय कर दिया गया है। और PDWMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च पटना बिहार में है। DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में है। DWS डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस जबलपुर मध्य प्रदेश में है। DRWA डायरेक्टरेट रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा, अब इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर CIWA हो गया है। DWT डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च भुवनेश्वर उड़ीसा में, अब इसका नाम भारतीय जल प्रबंधन संस्थान IIWM कर दिया गया है। DSR डायरेक्टरेट ऑफ सोरघम रिसर्च हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। और DIPA डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर नई दिल्ली में है। अब प्रमुख विटामिन एवं उनकी कमी के लक्षण। तो विटामिन ए कमी के लक्षण क्या है? रतौंधी हो जाता है जिसको जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। स्रोत क्या है? लीवर, मछली, दूध, गाजर, पपीता, मैंगो, धनिया। और विटामिन B1 जिसका अदर नाम है थायमिन, कमी का लक्षण क्या है? बेरी, पाचन तंत्र कमज़ोर होना। और स्रोत क्या है? राइस पॉलिशिंग और पत्ती वाली सब्जियां, मछली, अंडे एवं मीट। अब विटामिन B2 जिसका अदर नेम है राइबोफ्लेविन, फोटोफोबिया होता है, त्वचा का फटना। और स्रोत क्या है? मिल्क पाउडर, मछली व दालें। और विटामिन B3 नाइसिन या निकोटीन अम्ल, कमी के लक्षण क्या है? पाचन तंत्र एवं स्नायु तंत्र संबंधी रोग व जीभ का काला घेरा। और स्रोत क्या है? मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जी एवं दालें। और विटामिन B5 जिसको पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं, यह वसा व कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के दक्ष उपयोग में होता है। और स्रोत क्या है इसके? मांस, अंडे व दूध। दक्ष उपयोग में सहायता करता है एवं एड्रेनल हार्मोन्स, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है विटामिन B5। अब विटामिन B6 जिसको पैराडॉक्सिन कहते हैं, स्नायु तंत्र का कमज़ोर होना, यीस्ट, वीट, जर्म एवं दालें। और विटामिन B12 जिसका अदर नेम है कोबालामाइन, एनीमिया, रक्त की कमी होता है। और लीवर, मीट, मछली व अंडा कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसके कमी से होता है स्कर्वी हो जाता है। और स्रोत क्या है? आंवला सबसे उपयुक्त है, फिर अमरूद है, आम है व नींबू वर्गीय फल है। अब विटामिन D की कमी से जो होता है रिकेटस होता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन D का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से होता है पिजन चेस्ट भी होता है बच्चों में, ऑस्टियोमैलासिया वयस्क में। स्रोत क्या है? कैल्शियम एवं सूर्य की धूप की किरणें। विटामिन E टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। इसके लिए गेहूं के दाने के बाहरी छिलके खाने चाहिए। और विटामिन H जिसका अदर नेम है बायोटिन, इसकी कमी से त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। विटामिन K फाइलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त में थक्का देरी से बनना होता है। और स्रोत क्या है? फूल गोभी, लीवर व सोयाबीन। अब फोलिक एसिड, इसके कमी से एनीमिया या रक्त की कमी का होना होता है। और स्रोत क्या है? पालक, करौंदा व हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। अब कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
इन एग्रीकल्चर। तो सुपर गेहूँ है। तो गेहूँ अनुसंधान निर्देशालय WDR करनाल हरियाणा द्वारा गेहूं की किस्मों में 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी लाई गई, जिसे सुपर गेहूं के नाम दिया गया है। अब ट्रांसजेनिक पादप यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट, पौधों की आनुवांशिक संरचना अर्थात जीन में बदलाव लाने को आनुवांशिक रूपांतरित पादप कहते हैं। और परंपरागत पौधों की किस्मों में एक और एक से अधिक जीन जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृत्रिम रूप से पौधों में डाली जाती है, जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी तंबाकू, बीटी मक्का, रूपांतरित सोयाबीन और रूपांतरित सरसों एवं सुनहरा धान है। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू की है। 1987 में ये कार्य किया गया था। और विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उगाने में USA का पहला स्थान है, 44% होता है वहाँ पे। ब्राज़ील में 25% होता है, अर्जेंटीना में 15%, भारत का चौथा स्थान है 7% होता है, और चीन का छठवां स्थान 2% होता है। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन का प्रथम स्थान है 50%, और इसके बाद मक्का का 23%, कपास का 14% का क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान है मक्का और कपास का। प्रथम पे कौन सा सोयाबीन है और द्वितीय पे मक्का, तीसरे पे कपास है। और विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों के उत्पादन में सबसे अधिक शाकनाशी रोधी जीनों के लिए किया जाता है। और 1996 में ट्रांसजेनिक फसलों का कुल क्षेत्रफल 1.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2016 में बढ़कर 181.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। और भारत में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में जो है बीटी कपास उगाई जाती है, और जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। अब बीटी कपास अमेरिका कपास के पौधे में ब्रेसिलस थ्यूरिजेंसिस नामक मृदा बैक्टीरिया के जीन प्रौद्योगिकी द्वारा कपास के पौधे में डाला गया है, जिसे बीटी कपास कहते हैं। और बीटी कपास में बैसिलस थ्यूरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन पाए जाते हैं, जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं, जो कपास को उसकी प्रमुख लटों के प्रकोप से बचाता है। विश्व में सर्वप्रथम बीटी कपास का व्यापारिक खेती जो है 1996 में शुरू हुआ, और बीटी कपास की प्रथम पीढ़ी के लिए जिम्मेदार केवल क्राई 1AC जीन थी, और जबकि बीटी कपास की द्वितीय पीढ़ी सन 2006 में वैश्विक स्तर पर व्यापारिक खेती के लिए दोहरी जीन क्राई 1AC एवं क्राई 2AC AB से शुरू हुई। भारत में सर्वप्रथम बीटी कपास को व्यापारिक खेती के रूप में उगाने की अनुमति देता है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी सहमति समिति GEAC, जो पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, के द्वारा मार्च 2002 में दी गई। और सन 2002-2003 में भारत में बीटी कपास के 50,000 हेक्टेयर भूमि में बोई गई, और सन 2015-16 में भारत में बीटी कपास 12.6 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 96% ऑफ टोटल कॉटन में बोई गई। अब गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस जो है आनुवंशिक रूपांतरित धान है। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिक बढ़ाने वाली जीन डाली गई है, जिससे गोल्डन राइस की किस्मों में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। सुपर राइस सामान्य धान से जो है 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों के आविष्कार को जो है सुपर राइस के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश ने IRRI मनीला फिलीपींस में विकसित किया है। और हाइब्रिड धान, विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड धान जो था चीन में 1974 में प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यांग द्वारा विकसित किया गया, इसलिए लॉन्ग पिंग यांग को जो था हाइब्रिड धान के पितामह कहते हैं। और चीन के बाद हाइब्रिड धान विकसित करने में भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में संकर धान के पितामह EA सिद्दीकी कहलाते हैं, और भारत में जो है विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म MGR1 और CORH1 और TNAU कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई। हाइब्रिड सरसों, सबसे
सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है? NRC HB 506 है, जो DRMR सेवर भरतपुर द्वारा 2009 में विकसित की गई है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर ने 20 अक्टूबर 1998 को ICR के अधीन स्थापित हुआ, जो सन 2009 में डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मास्टर एंड रेपसीड में तब्दील हुआ। अब कृषि वैज्ञानिकों का योगदान, तो इसमें पहले हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, तो गेहूं विशेषज्ञ, गेहूं प्रजनन वैज्ञानिक। भारत में हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा लाई गई है, अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में FAO द्वारा दिया गया। और इनके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई। और भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल की बौनी किस्मों के कारण 1966-67 में आई। और वर्गीस कुरियन, ये श्वेत क्रांति के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें वर्ष 1970 से 96 तक 3 चरणों में इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की योजना चलाई। और फिर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मिल्क डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के प्रथम अध्यक्ष ये बने। और इन्हें जो था दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में प्राप्त हुआ। अब तीसरे पे आते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ये विश्व में हरित क्रांति के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें जो था 1970 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये अमेरिकन वीट साइंटिस्ट थे जो सिमिट मैक्सिको में कार्यरत थे। और चौथे आते हैं डॉक्टर SK वंसल, ये CIMMYT मैक्सिको में मक्का के वैज्ञानिक हैं। और तथा इनको जो था क्वालिटी प्रोटीन मक्का QPM के लिए जो था सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इन्होंने मक्का में ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाली जीनों को खोजा एवं मक्का की किस्मों में इनकी प्रतिशत मात्रा बढ़ाई। पांचवा था डॉक्टर जो है KL चड्ढा जी, ये फल वैज्ञानिक थे। इन्होंने सुनहरी क्रांति के पितामह या आधुनिक उद्यानिकी के पितामह कहलाते हैं। इनको लोग सुनहरी क्रांति के पितामह या आधुनिक उद्यानिकी के पिता कहलाते हैं ये। और डॉक्टर RS परोदा, ये ICR में चारा वैज्ञानिक थे तथा ICR के महानिर्देशक DG भी रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष एवं ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस TAAS के चेयरमैन हैं। इसके बाद डॉक्टर AS फरोदा जी, ये कृषि विश्वविद्यालय MPUAT उदयपुर के प्रथम कुलाधिपति थे। और कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के चेयरमैन भी रहे हैं। हरित क्रांति शब्द जो है WS गॉड द्वारा 1967-68 में दिया गया। और सतत हरित क्रांति शब्द जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सर्वप्रथम दिया। और हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट में अधिक उपज वाली जो बौनी किस्मों का उपयोग, जो पौधे के संरक्षण सामग्री एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहा है। अब कृषि से संबंधित जो प्रमुख क्रांतियाँ, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से है, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से है, और प्रोटीन क्रांति जो दलहन उत्पादन से संबंधित है, दूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन से संबंधित है, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति जो है टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति पोल्ट्री व अंडा उत्पादन से संबंधित है, और काली क्रांति जो है जेट्रोफा व बायोडीजल से संबंधित है, और इंद्रधनुषीय क्रांति जो है कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन सरसों उत्पादन से संबंधित है, ऑरेंज क्रांति नींबू वर्गीय फसलों उत्पादन से संबंधित है, सतत हरी
क्रांति जो होता है इसका अभिप्राय अधिक उपज देने वाली किस्मों के सतत उत्पादन से संबंधित है। और भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कृषि जो होता है योजनाएं, तो इसमें आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, शुरुआत 2007 में हुआ था। उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में जो है 4% वृद्धि दर अर्जित करना था। यह योजना 100% केंद्र सहायता से चालू की गई थी, लेकिन 2015-16 में इस योजना का वित्त पोषण केंद्र व राज्य का जो है 60/40 कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य मिशन सुरक्षा मिशन NFSM रबी 2007 में शुरू किया गया था। यह योजना देश में चावल, गेहूं, दलहन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 अन्य फसल मोटे अनाज, कपास, पटसन एवं गन्ना भी शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार इस योजना में कुल जो था 7 फसलें शामिल हैं। और वर्ष 2015-16 में इस योजना में वित्त पोषण केंद्र और राज्य का अनुपात कितना 60/40 कर दिया गया है। तीसरा है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ATMA, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और NATP के तहत जो था जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार प्रसार हेतु एक पंजीकृत कृषि संस्था के रूप में गठन हुआ, जो राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है। किसानों की सक्रिय भागीदारी हेतु नवीन किसान समूह या संगठन NGO को प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रौद्योगिकी प्रसार में अंतर कम करना, प्रशिक्षण एवं कृषि विस्तार के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से एवं प्रभावी क्रियान्वयन का उद्देश्य हासिल करना है। आत्मा योजना का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। वर्ष 2015-16 से इस योजना में वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का 60/40 कर दिया गया है। अब चौथा है ISOPAM, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पाम पल्स ऑयल सीड एंड मेज। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य तिलहनी एवं दलहन फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी लाना व तिलहन एवं दलहन फसलों के उत्पादन या प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हासिल करना, साथ ही मक्का का विभिन्न आयामों द्वारा उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना। इस योजना को वर्ष 2015-16 से इसको राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन यानी कि NMOOP के नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। और वर्ष 2018-19 में इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तिलहन NFSMOS में परिवर्तित कर दिया गया है। पांचवा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS, रबी 1999 में शुरू किया गया था। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, कीट व रोग आदि के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है। राजस्थान में खरीफ 2003 से शुरू की गई। और छठवां है राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, मई 2005 से 2006 से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उद्यानिकी के हॉलिस्टिक विकास हेतु शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के 24 जिलों में संचालित की जा रही है। अब सातवां है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC, 1998 में स्थापित हुआ था। यह किसानों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 4% ब्याज दर पर 3 लाख
तक के कृषि लोन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और 8वां है किसान कॉल सेंटर KCC। 21 जनवरी 2014 को स्थापित किया गया था। किसान समुदाय को समस्त कृषि सूचना टोल फ्री टेलीफोन सुविधा पर प्रदान करना। देश भर के लिए 11 डिजिट का नंबर 1800 180 1551 आवंटित किए गए, जिन पर 22 लोकल क्षेत्रीय भाषाओं में 6 AM से 10 PM तक सप्ताह के सभी 7 दिनों में प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं। 9वां है राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन। 2009 में स्थापित किया गया और औषधीय पौधे की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया था। और वर्ष 2015-16 में इस योजना का नाम जो था राष्ट्रीय आयुष मिशन कर दिया गया। और 10वां है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा प्रोजेक्ट RACP। 2012-13 में स्टार्ट किया गया और राज्य सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित जगह पर सतत उत्पादकता में वृद्धि तथा किसान की आय में वृद्धि करना है। और राज्य की यह योजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है, जो वर्ष 2012 से 2019 तक सक्रिय रहेगी। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में स्थापित शुरू किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आत्महत्याओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने एवं जुता किसानों के हितों की रक्षा के लिए कमेटी बैठाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और 12वां है राजस्थान किसान आयोग। 26 नवंबर 2011 को शुरू किया गया और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर सावरमल जाट थे, जिनका वर्ष 2017 में निधन हो गया। और 13वां है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। 19 फरवरी 2015 को इसका शुरुआत किया गया और इस योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह खेत स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और इस योजना की थीम स्वस्थ धरा एवं खेत हरा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का प्रयोगशाला में विश्लेषण कर सिफारिश अनुसार जोता है मृदा में उर्वरक देना है। और इसमें जोता है 0.4 हेक्टेयर भूमि से 500 ग्राम मृदा नमूना सॉइल ट्यूब और अगर के माध्यम से लेते हैं। और इसमें मृदा की pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, NPK यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, सल्फर जिंक बोरान लोहा मैग्नीज कॉपर का विश्लेषण करते हैं। और 14वां है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन NMS से 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई। पूर्व में चल रही 4 योजनाओं वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना तथा राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना का समावेश कर एक नया कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया। और वर्ष 2015-16 में केंद्र एवं राज्य का अनुपात 60:40 कर दिया गया। और NMS योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में नई योजना कृषि वानिकी सब मिशन को शुरू किया गया। अब 15वां है परंपरागत कृषि विकास योजना। अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का विधिवत शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2016 को गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन में किया गया।
जिसमें सिक्किम को राष्ट्र का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया और राजस्थान में वर्ष 2017 में डूंगरपुर जिले को जो था पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत संसाधनों, अनुकूल पर्यावरण हितैषी, कम लागत प्रौद्योगिकी और अधिक लाभ आदि के उपयोग के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना है। और 16वां है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना का शुभारंभ एक राष्ट्र एक योजना की थीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को किया गया और यह योजना पूर्व में चल रहे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह लागू हुई है तथा यह योजना जो था राज्य के 33 जिलों में लागू है। और इस योजना में खाद्यान्न, तिलहन और जो था वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलें शामिल हैं। प्रीमियम एक मौसम एक दर, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए और 1.5% एवं वार्षिक बागान फसलों के लिए 5% अधिकतम है। और इसमें फसल उपज के सभी जोखिम फसल बुआई के पूर्व और फसल के दौरान कटाई के बाद शामिल किया गया है। और यह भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना केसीसी खाता धारक किसको के लिए अनिवार्य है जबकि अन्य किसानों के लिए स्वैच्छिक है। अब 17वां है स्वच्छ भारत अभियान SBA। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। और राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट अगला है। राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट 2004 में इसकी शुरुआत की गई और कृषि में जैव उर्वरकों का प्रयोग एवं उनका विकास बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया। और यह प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय जैविक संस्थान NIOF के द्वारा संचालित की जा रही है जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 19वां है समेकित उद्यानिकी विकास मिशन MIDH। 1 अप्रैल 2014 को शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2014 को पूर्व में चल रहे 6 योजना या संस्थाओं को सम्मिलित कर MIDH योजना में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन NHM, पूर्वोत्तर राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन NENHM और राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड NHB गुड़गांव 1984 और केंद्रीय उद्यानिकी संस्थान CIH नागालैंड, राष्ट्रीय बांस मिशन NBM और नारियल विकास बोर्ड CDB कोची केरल। और 20वां है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। 2015 में इसकी शुरुआत किया गया। इस योजना का नारा हर खेत को पानी और सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रति बूंद अधिक उत्पादन थीम और बेहतर सिंचाई सुविधा, भूजल का बेहतर प्रबंधन और अधिक तालाब और कुओं का निर्माण हेतु है। और 22वां है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA। जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई और राज्य के गांवों को जल संरक्षण के द्वारा जल आत्मनिर्भर बनाना तथा गांवों में पेयजल का स्थायी समाधान करना। और इस योजना का प्रथम चरण 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ से शुभारंभ हुआ। और 23वां मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2016 में शुरुआत किया गया और राज्य के कृषकों समूह के खेत पर बीज उत्पादन करवाकर उन्नत बीजों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाना। और 24वां है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान और फरवरी 2019 में जो था इसकी शुरुआत की गई और देश के सभी राज्यों के किसानों की आय में सहायता निश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
योजना 100% केंद्र की सहायता से चालू की और इस योजना में एक किसान परिवार को एक वर्ष में 6,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में 3 समान किस्त में जमा करवाकर सहायता दी जा रही है। और 25वां है ऑपरेशन ग्रीन योजना। 2018-19 में जो था इसकी शुरुआत की गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा टमाटर, प्याज, आलू, सब्जियों की आपूर्ति स्थिर करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है चालू की गई, ताकि वर्ष भर जो है बिना अत्यधिक कीमतों के बड़े उपभोक्ताओं को ये तीनों सब्जी उचित मूल्य पर आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।